हमने 83 क्वेश्चन किया था। आज 84वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की तुलना करें। कौन सा कथन सही है? पहला कथन है अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था अधिक सैन्य केंद्रित थी, जबकि अकबर की व्यवस्था राजस्व केंद्रित थी। दूसरा कथन है अकबर के आईने दहसाला ने भूमि मापन और कर निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक बनाया। तीसरा कथन है दोनों व्यवस्थाओं में स्थानीय मुखियाओं की भूमिका समाप्त कर दी गई। सही विकल्प है ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3 और 4, डी है 1 2 3 1 और 2 और 3 सभी। हम इसको देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था अधिक सैन्य केंद्रित थी, बिल्कुल सही है, जबकि अकबर की व्यवस्था राजस्व केंद्रित थी। तो हाँ, अकबर राजस्व को महत्वपूर्ण मानता था और ये सैन्य व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानता था। दूसरा कथन है अकबर के आईने दहसाला ने भूमि मापन और कर निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक बनाया। तो इन्होंने भूमि को नाप कर उसके कृषि खेतों के अनुसार उसका राजस्व निर्धारण किया। तो इस तरीके से ये भी हमारा सही हो जाएगा। दोनों व्यवस्थाओं में स्थानीय मुखियाओं की भूमिका समाप्त कर दी गई। तो ये गलत है, क्योंकि स्थानीय मुखिया ही वहाँ से राजस्व वसूल करके राजा इनके अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के राजस्व का मुख्य आधार थे। इसलिए तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक नीति का सबसे दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय इतिहास पर क्या रहा? ए प्रांतीय विभाजन और प्रशासनिक ढांचा, बी जरब और सिक्का नामक मुद्रा व्यवस्था, सी सड़क ए आजम और डाक व्यवस्था, डी भूमि राजस्व मापन और निर्धारण पद्धति। अगर हम इसका उत्तर देखें तो जो शेरशाह सूरी की प्रशासनिक नीति का सबसे दीर्घकालिक प्रभाव था वह था भूमि राजस्व मापन और निर्धारण पद्धति, क्योंकि इसी को बाद में अकबर ने भी अपनाया था। तो भूमि राजस्व मापन का मतलब ये हुआ कि कृषि जो भूमि होती थी उपजाऊ अनुपजाऊ, इसको कई कैटेगराइज करके जो ज़्यादा उपजाऊ होती उस पर टैक्स का आधार अधिक होता था। तो भूमि के आधार पर इसमें राजस्व वसूला गया। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाता है। 86 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को ध्यान दें। पहला कथन है साइमन कमीशन का विरोध 1928, दूसरा है नमक सत्याग्रह 1930, तीसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940 और चौथा है कैबिनेट मिशन योजना 1946। अब प्रश्न है यदि इन घटनाओं का क्रम बदलकर भारत की स्वतंत्रता प्रक्रिया को समझना हो तो किस एक को जन भागीदारी, यहाँ पे एक शब्द कर रहा है, जन भागीदारी के निर्णय देने वाली घटना माना जाएगा? तो फिर वही ऑप्शन है, ए ऑप्शन है साइमन कमीशन का विरोध 1928, बी ऑप्शन है नमक सत्याग्रह 1930, सी ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940 और डी ऑप्शन है अगस्त कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगर हम इसको देखें तो जन भागीदारी के अनुसार सर्वाधिक जन भागीदारी जो थी वो नमक सत्याग्रह में थी। हमारा कथन भी सही हो जाएगा। 87 नंबर है मुस्लिमों के लिए पृथक देश की प्रथम बार निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन है 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, बी ऑप्शन है कैम्ब्रिज पैम्फलेट में, सी ऑप्शन है 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो ये सबसे पहले केवल अध्यक्ष भाषण में कहा गया था, लेकिन उसको माना निश्चित अभिव्यक्ति की बात कर रही, तो उसमें एक आशा प्रकट की गई। जो कैम्ब्रिज पैम्फलेट था इसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान नाम गढ़ा गया था, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैम्ब्रिज पैम्फलेट में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया था, जिसको गढ़ने वाले चौधरी रहमत अली थे। उन्होंने एक मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना की थी। इसको 1933 में नाउ आर नेवर नामक पुस्तिका में इस शब्द का इस्तेमाल किया, नाउ आर नेवर। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला कथन है इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने किया। दूसरा है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर
एक समाजवादी धारा के रूप में कार्यरत थी। तीसरा कथन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। चौथा कथन है यह स्वतंत्रता के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विलीन हो गया। सही विकल्प है ए है केवल 1, 2 और 3, बी विकल्प है केवल 2 और 4, सी है केवल 1 और 4, डी है 1, 2, 3 और 4। तो 88 नंबर को हम देखें तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर की थी, 1934 में की थी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर समाजवादी धारा के रूप में कार्यरत थी। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसके पहले जो थी 1923 में स्वराज पार्टी थी, तो उसके बाद वो बीच में समाप्त हो गई। तो ये आ गई कांग्रेस के भीतर ही समाजवादी धारा संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये बिल्कुल सही है, ये सक्रिय भूमिका में थी। स्वतंत्रता के बाद इसका कम्युनिस्ट पार्टी में विलीन नहीं हुआ था। तो ये चौथा गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर है भारत में कांग्रेस केवल एक टॉकिंग शॉप है। यह जनता को भड़काने का मंच है लेकिन ठोस प्रशासनिक क्षमता से रहित है। उपरोक्त कथन का सबसे उपयुक्त ऐतिहासिक उदाहरण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश दृष्टिकोण। दूसरा कथन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता पर ब्रिटिश आलोचना। तीसरा सी ऑप्शन है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया। और डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो कांग्रेस को केवल टॉकिंग शॉप मानना या जनता को भड़काती है केवल, ठोस प्रशासनिक क्षमता इसमें है नहीं। ये बात शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश दृष्टिकोण था। तो ब्रिटिश लोग शुरुआत में यही मानते थे कि ये कुछ करेगी नहीं, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 90 नंबर है पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कब आए और उन्होंने किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? ए ऑप्शन है 1448, बी ऑप्शन है 1509 गोवा, सी ऑप्शन है 1510 दीव और डी ऑप्शन है 1530 दमन। इसमें सबसे पहले कब आए थे ये सब जानते हैं। 1498 में कालीकट में आए थे, तो यहीं सबसे पहले अपनी फैक्ट्री भी स्थापित किया था। अगला देखते हैं 1991 में भारत का मानसून ट्रफ सामान्यतः किस स्थान के समीप से गुजरता है? ए ऑप्शन है गंगानगर, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता। बी ऑप्शन है अमृतसर, दिल्ली, पटना, कोलकाता। सी ऑप्शन है श्रीनगर, जयपुर, वाराणसी, कोलकाता। डी ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, रांची और कोलकाता। तो आप देखेंगे जो पश्चिम से चाहे लौटता मानसून देख लीजिए चाहे पश्चिमी विक्षोभ को देखें, सबसे पहले राजस्थान गंगा नहर पड़ेगा, फिर यूपी इलाहाबाद पड़ेगा, फिर पटना पड़ेगा और फिर कोलकाता पड़ेगा। तो जब मानसून ट्रफ को देखेंगे तो पश्चिम से पूरब यही पड़ेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून की भविष्यवाणी में कठिनाई किस कारण होती है? पहला कथन है ए ऑप्शन है एल नीनो और ला नीनो की अनिश्चितता। बी ऑप्शन है भारतीय महासागर डायपोल का प्रभाव। सी ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ का हस्तक्षेप और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सब अनिश्चितता के कारण है। एल नीनो कब आएगा, ला नीनो कब आएगा, ये भारतीय महासागर डायपोल कब प्रभावित हो रहा है ये निश्चित नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का हस्तक्षेप भी निश्चित नहीं, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 1993 नंबर। भारत में लाल मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? ए है राजस्थान, तो यहाँ बालू खूब पाई जाती है। बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र। तो लाल मिट्टी की बात कर रहा है, लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाई जाती है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है नंदा देवी, दूसरा है कामेत, तीसरा है कंचनजंगा, चौथा है धौलागिरी। अगर ऊंचाई हम इनका देखें, नंदा देवी की ऊंचाई है जो ये 7817 मीटर है। कामेत की ऊंचाई देखें तो 77
56 मीटर है। और कंचनजंगा की ऊंचाई देखें तो 85-86 मीटर है। और धौलागिरी की देखें तो 81-67 मीटर है। तो अब इसको हम क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे अधिक कंचनजंगा हो जाएगी, 85-86 है। फिर उसके बाद धौलागिरी हो जाएगी, फिर नंदा देवी हो जाएगा, तब कामित हो जाएगा। तो 2, 4, 1, 3 नहीं 3 है ना, ये 1, 2, 3 है। अब 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 से हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। 95 नंबर देखते हैं। भारत की कौन सी नदी उल्टी धारा रिवर्स ड्रेनेज धारा के लिए जानी जाती है? ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है घग्गर, सी ऑप्शन है सोन नदी और डी ऑप्शन है महानदी। तो आप अगर देखेंगे तो सोन नदी जो होती है वो मध्य प्रदेश से यूपी होते हुए पटना में जाकर गंगा से मिलती है, तो ये उल्टी धारा में बहती है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शीतकालीन धुंध और प्रदूषण का प्रमुख भौगोलिक कारण पूछा है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन है पंजाब हरियाणा में पराली जलाना, बी ऑप्शन है उत्तर भारत में तापमान इन्वर्जन की स्थिति, सी ऑप्शन है वाहनों का उत्सर्जन और डी ऑप्शन है औद्योगिक धुआं। तो भौगोलिक कारण पूछा है तो उत्तर भारत में तापमान इन्वर्जन की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि ये भौगोलिक कारण नहीं है। पराली जलाना, वाहनों से उत्सर्जन, औद्योगिक धुआं, ये सब भौगोलिक कारण नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला है अमेजन नदी का जल प्रवाह विश्व में सर्वाधिक है। लंबाई नहीं पूछ रहा है, जल प्रवाह पूछ रहा है। दूसरा है नील नदी की लंबाई अमेजन से अधिक है। तीसरा है यांगत्जी एशिया की सबसे लंबी नदी है। चौथा है मिसिसिपी मिसौरी का जलग्रहण क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, बी है केवल 2 और 4, सी है 1, 2, 3 और 4 सभी, और डी है केवल 1 और 3। अगर हम इसको देखें तो अमेजन का जो जल प्रवाह है विश्व में सर्वाधिक है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और यांगत्जी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी का विश्व का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र नहीं है, ये अमेजन का है। तो चौथा गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है मैगलन द्वारा विश्व परिक्रमा अभियान, दूसरा है कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, ये तीसरा है वास्को डी गामा का भारत आगमन, और चौथा है कैप्टन कुक की खोज यात्राएं। तो अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले जो हुआ वो कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद तब मैगलन ने पूरे विश्व की परिक्रमा की थी और तब ये हुआ। तो अगर हम ऐसे मिलान करें तो कैसे होगा? 3 नहीं 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाए। इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही है। मैगलन को अगर हम मिलान करें तो मैगलन ने ये कोलंबस ने सबसे पहले 1722 में कोलंबस ने 1722 में 1492 में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका खोजा। फिर 1498 में ये हो गए। और कैप्टन कुक जो थे ये 1778 से इसकी खोज किए हैं। अब मैगलन ने जो था ये 1522 में शुरू किए हैं। अब मिलान कर लीजिए, दूसरा तीसरा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का झुकाव वर्तमान 22.5 से घटकर 0 हो जाए तो क्या होगा? ए ऑप्शन है पृथ्वी पर ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी, बी ऑप्शन है ध्रुवों पर सदा बर्फ नहीं रहेगी,
सी ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर दिन और रात की लंबाई असमान होगी। डी ऑप्शन है विषुवत रेखा पर वर्षा पूर्णतः बंद हो जाएगी। तो अगर पृथ्वी का झुकाव जो 22.5 डिग्री है वो 0 हो जाए तो सबसे पहले पृथ्वी पर ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में किस प्रावधान से संबंधित है? पहला है उच्च न्यायालय की स्थापना, ये 213 में है, नहीं 214 में। उच्च न्यायालय की स्थापना 215 में। उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, ये 226 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें और उच्च न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार अगर हम देखें तो इसमें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 217 में हो जाएगी। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों को उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, दूसरा है तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, तीसरा है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और चौथा है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। तो इसमें गठन वर्ष पूछ रहा है, तो जनता दल का जो गठन वर्ष है 1988 है। टीडीपी का गठन वर्ष देखें तो 1982 है। भाजपा का देखें तो 1980 है और बसपा का देखें तो 1984 है। मिलान करना है इसको। सबसे पहले ये 3 नंबर है, 3 नंबर भाजपा, फिर टीडीपी, 3 2 फिर बसपा है, तब ये है 3 2 1 4 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखें तो हम 102 नंबर ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के निम्नलिखित ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों की नहीं। दूसरा है यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो अगर हम इसको देखें, जो ग्राम न्यायालय होते हैं ये सिविल के साथ साथ छोटे मोटे आपराधिक मामलों को भी सुलह करवा देते हैं, तो ये कथन गलत है। और दूसरा है यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियदाताओं को मध्यस्थ एवं सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारा कथन 2 सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हम लोगों को। तो इसको देखें, पहला कथन है प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु यह स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। दूसरा कथन है केवल अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। तीसरा है राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है, किंतु अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थान इस प्रतिबंध से मुक्त हैं। उपरोक्त में से प्रावधान सही है। पहले ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, डी ऑप्शन है 1 2 और 3। तो अगर हम 103 नंबर क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या है, प्रत्येक नागरिक को धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है ये, और लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो आप अपने आप को धर्म को मान सकते हो, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है केवल अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों को अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने संचालन करने का अधिकार है, तो ये गलत है। केवल अल्पसंख्यक नहीं, सबको, सभी धर्मों को है। तीसरा है राज्य पूर्णतः वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किंतु अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित संस्थान में इस प्रतिबंध से मुक्त है, तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 104 नंबर देखते हैं हम। इसमें विभिन्न संस्थाएं दी हैं और उनका मिलान करना है। पहला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दूसरा है ए ऑप्शन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बी ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, सी ऑप्शन है भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985
और डी ऑप्शन है केंद्रीय प्रवर्तन, डी ऑप्शन है प्रवर्तन निदेशालय 1956। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर को देखें तो सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुई थी, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में बना था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 85 में नहीं बना था और प्रवर्तन निदेशालय 1956 बना था, ये बना था 1988 में। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्य सचिव की बात कर रहा है। और दूसरा कथन है राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। ये अकूट है, केवल ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम देखें तो मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ना होके राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये पहला गलत हो गया। और मुख्य सचिव का कार्यकाल नियत होता है, तो ये भी गलत है, नियत नहीं होता, तो दोनों गलत हैं। ऑप्शन हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। 5 का क्वेश्चन नंबर 5 105 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 106 नंबर देखते हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में सही कथन चुनें। पहला है प्रश्नकाल नियमों और संविधान में प्रावधानित है। दूसरा है शून्यकाल केवल परंपरा और प्रचलन पर आधारित है। तीसरा है प्रश्नकाल में पूर्व सूचना आवश्यक है। और चौथा है शून्यकाल में पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो ये संविधान में कहीं वर्णित नहीं है, पहला गलत हो गया। शून्यकाल प्रचलन में आया है, ये सही है। प्रश्नकाल में पूर्व सूचना आवश्यक नहीं, ये भी सही है। प्रश्नकाल में पूर्व सूचना आवश्यक है और शून्यकाल में प्रश्न सूचना की आवश्यकता नहीं है। तो 3, 4 हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ऑप्शन पे देखते हैं। ये है 2, 3, 4 हमारे सही हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा उनसे संबंधित अनुच्छेदों का मिलान कीजिए। तो एक तरफ डीपीएसपी है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया गया है। इसमें दिया गया है न्याय के अवसरों में समानता और निःशुल्क विधिक सहायता, पहला ऑप्शन है न्याय के तो इसको अगर हम देखें तो समानता और निःशुल्क विधिक सहायता ये कहाँ है, अनुच्छेद 39A में। बी ऑप्शन है उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, तो अगर आप इसको देखें जानते होंगे तो अनुच्छेद 43A में इसका वर्णन है। सी ऑप्शन है पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये 48A में है। और डी ऑप्शन है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, तो ये तीसरा 39F में है। मिलान कर लीजिए 2, 1, 4, 3, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 108 नंबर अगर हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। दूसरा कथन है जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है कि वे अपनी अनुमति दें। तीसरा कथन है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो अगर हम इसको देखें 108 नंबर को, इसमें दिया है कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से पेश होता है, तो केवल ये धन विधेयक सिफारिश से पेश होता है, संविधान संशोधन नहीं, तो पहला गलत है। दूसरा है जब संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित हो और इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही है। तो हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 108 में बी सही होगा। 109 देखें, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय और भत्ते प्राप्त होंगे। ए ऑप्शन है राज्यपाल की व्यक्तिगत इच्छा अनुसार, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, सी ऑप्शन है गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार और डी ऑप्शन है उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन राज्यपाल राष्ट्रपति जैसा अवधारित करेगा। 110 नंबर
क्वेश्चन था निम्नलिखित राज्यों में किसमें 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज लागू होता है? ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है मिजोरम और डी ऑप्शन है असम। तो ये असम में लागू होता है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रस्तुत 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किससे संबंधित है? तो ये बहुत चर्चा में था, सब जानते हैं। पहला है लोकसभा एवं विधानसभा में महिला आरक्षण का तत्काल प्रवर्तन बिना नई परिसीमन प्रक्रिया के। बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनिवार्य भागीदारी। सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों का पद रिक्त माना जाएगा यदि वे 30 दिन से अधिक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। और डी ऑप्शन है एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने हेतु संसद और विधानसभाओं की स्थिर 5 वर्षीय अवधि बिना पूर्व भंग की संभावना के। तो ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 112 नंबर है भारत में मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? पहला है नगद आरक्षित अनुपात CRR, दूसरा है राजकोषीय घाटा, तीसरा है रेपो दर और चौथा है सार्वजनिक ऋण। ए ऑप्शन है 1 और 3, बी ऑप्शन है 1, 2 और 3, सी ऑप्शन है 2 और 4, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मौद्रिक नीति की बात कर रहा है। मौद्रिक नीति RBI द्वारा जारी की जाती है। ये RBI द्वारा जारी की जाती है। इसमें रेपो दर होता है, रिवर्स रेपो दर होता है, CRR होता है और SLR होता है। SLR ये 4 चीज़ें होती हैं। तो इसमें से क्या क्या दिया है? रेपो दर है 3 नंबर पे और कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात दिया है। 1, 3 सही हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 113 नंबर भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करता है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो जब हम करंट पढ़ा रहे थे उसमें ये बताए थे कि सर्वाधिक FDI जो प्राप्त किया है वो महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त किया है। 114 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत की सेवा क्षेत्र GBA में योगदान उद्योग क्षेत्र से अधिक है। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो उद्योग क्षेत्र से अधिक है। दूसरा है कृषि में सबसे अधिक श्रमिक लगे हैं लेकिन GDP या GBA में योगदान सबसे कम है। तीसरा है भारत में उद्योग क्षेत्र का GDP में योगदान सेवा क्षेत्र से अधिक है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है सभी। तो अगर हम GDP को देखें तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र कहते हैं, इसका लगभग 17% योगदान है। तीसरा क्षेत्र जो होता है ये सेवा क्षेत्र होता है, इसका लगभग 55% योगदान है और ये जो बचा है इसका लगभग 28% योगदान है। अब मिलान कर लीजिए। पहला कथन है सेवा क्षेत्र का GBA में योगदान औद्योगिक क्षेत्र से अधिक है। तो सेवा क्षेत्र औद्योगिक 88 है, सेवा अधिक है, तो ये पहला सही है। दूसरा कृषि में सबसे अधिक श्रमिक लगे हैं लेकिन GDP में योगदान सबसे कम है, तो बिल्कुल सबसे कम है, ये भी सही है। और तीसरा कथन है भारत में उद्योग क्षेत्र का GDP सेवा योगदान सेवा से क्षेत्र से अधिक है, तो देखिए कम है, तो ये गलत हो गया। 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। 115 नंबर देखते हैं। अगर भारत में रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से कमज़ोर हो जाए तो कौन से प्रभाव पड़ेंगे? पहला निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, दूसरा आयात महंगे होंगे, तीसरा चालू खाता घाटा कम होगा और चौथा मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ऑप्शन ए है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है सभी। तो 115 नंबर में अगर हम उत्तर देखें तो अगर डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो तो निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, आयात महंगी नहीं होंगी, ये गलत है। चालू खाता घाटा कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो 1, 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे। 1, 3 और 4, 1, 2 और 4। ये चालू खाता घाटा जो है हमारा कम नहीं होगा, ये आयात महंगे हो जाएंगे। इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है गुलाबी क्रांति पिंक रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से सर्वाधिक किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है बागवानी, बी ऑप्शन है झींगा और मांस, सी ऑप्शन है
रेशम उत्पादन और डी ऑप्शन है फल प्रसंस्करण। तो झींगा गुलाबी उत्पादन जो होता है ये झींगा और मांस से संबंधित है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 नंबर पे देखते हैं, आधुनिक पारिस्थितिकी में जैव ऊर्जात्मक दृष्टिकोण क्या है? तो पहला ऑप्शन है जीवित प्राणियों के बीच खाद्य संबंधों में समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन तथा उनके जीवन को सहारा देने वाले विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का अध्ययन। दूसरा कथन है ऑप्शन बी है संकटग्रस्त पारितंत्रों द्वारा ऊर्जा को बनाए रखने का अध्ययन। सी ऑप्शन है संकटग्रस्त पारितंत्रों द्वारा ऊर्जा की हानि का अध्ययन। और डी ऑप्शन है चक्रवात बनने के दौरान गहरे महासागरों में ऊर्जा का अध्ययन। तो 117 नंबर में अगर हम देखें तो जो ये जैव ऊर्जात्मक दृष्टिकोण है ये जीवित प्राणियों के बीच खाद्य संबंधों में समानता और भिन्नता का अध्ययन करता है, उनके जीवन को सहारा देने वाले विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का अध्ययन करता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नेशनल पार्क अनूठा है जो एक प्लावमान वनस्पति के रूप में वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? ए ऑप्शन है भितरकणिका नेशनल पार्क, बी ऑप्शन है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सी ऑप्शन है केवला देवघाना नेशनल पार्क और डी ऑप्शन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो जो एकमात्र प्लावमान मतलब तैरता हुआ है वो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर का है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 119 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? नॉन रिन्यूएबल है, मतलब वे ऊर्जा स्रोत जो बार बार उपयोग किए जा सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते, उनको रिन्यूएबल कहते हैं, और जो समाप्त हो जाते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। तो कोयला समाप्त होने वाली बात है, तेल समाप्त हो सकता है, परमाणु ईंधन समाप्त हो सकता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है वो समाप्त नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 120 नंबर, बेकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से बनता है। प्रश्न है कि बेकेलाइट कैसे बनता है, किन किन को मिलाने से? ए ऑप्शन है यूरिया और फार्मेल्डिहाइड, बी ऑप्शन है फिनाल तथा फार्मेल्डिहाइड, सी ऑप्शन है फिनाल तथा एस्टल्डिहाइड और डी ऑप्शन है मेलामिन तथा फार्मेल्डिहाइड। तो हम जानते हैं जो ये बेकेलाइट होता है ये फिनाल और फार्मेल्डिहाइड के मिलाने से बनता है, तो बेकेलाइट हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 121 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो पहला, किरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। दूसरा, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। तीसरा, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। और चौथा, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? पहला ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4, सी ऑप्शन है केवल 2 और 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो हम अगर देखें केशिकत्व की परिघटना, केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, बिल्कुल। मृदु पेय का उपयोग करने में स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाती, तो ये गलत है, स्ट्रा का प्रयोग होता, उसमें हम बाहरी बल लगाते हैं। सी ऑप्शन है तीसरा है स्याही शोक पत्र काम करने में विफल होता है, ये भी सही है। और बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी सही है। 1, 3 और 4 सही हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड Pu 94-242 के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 94, ऑप्शन बी है 148, ऑप्शन सी है 242, ऑप्शन डी है 336। तो परमाणु भार कितना है? 242 है। परमाणु क्रमांक कितना है? 94 है। माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो 12 में से 4 गए 8, 13 में से 9 गए 4 और 148। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 नंबर है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? पहला है इस्पात पारा सोना, दूसरा है सोना पारा इस्पात, तीसरा सी ऑप्शन है इस्पात सोना पारा, डी ऑप्शन है सोना इस्पात पारा। तो जो घनत्व के अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखना है तो सोना सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, फिर पारे का होता है, फिर इस्पात का। इस तरीके से हमारा ऑप्शन
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 124 नंबर पे। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन सत्य हैं। ए है उसकी विद्युत चालकता समान होती है। बी है उनके पास क्रिस्टल संरचना है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है। सी है उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम हीरा और ग्रेफाइट को देखें तो हीरा विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट सुचालक है। और क्रिस्टलीय संरचना देखें तो उसकी हीरे की sp2 होती है और ग्रेफाइट की sp3 होती है, sp2 और sp3 होती है। ये गलत है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, नहीं 2.42 होती है हीरे की, जबकि ग्रेफाइट नॉर्मली होता है, मुलायम होता है। तो इस तरीके से कोई भी कथन सही नहीं है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 नंबर है इस्पात स्लैग स्टील स्लैग का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए हो सकता है? पहला कथन है आधार सड़क बेस रोड के निर्माण के लिए। दूसरा है बी कृषि मृदा के सुधार के लिए। सी सीमेंट के उत्पादन के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो अगर हम इसके उत्तर को देखें तो इस्पात स्लैग के उपयोग की बात कर रहे हैं तो आधार सड़क के निर्माण में होगा, कृषि मृदा सुधार में होगा और सीमेंट उत्पादन में होगा। तो तीनों कथन सही हैं, अर्थात डी सही हो जाएगा 1, 2 और 3। 126 नंबर है कथन ए फार्मिक अम्ल HCOOH एस्टिक अम्ल CH3COOH से अधिक तेज अम्ल है। कारण है आर फार्मिक अम्ल एक ऑर्गेनिक अम्ल है। अब इसमें सही कोड का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही तथा और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो फार्मिक अम्ल जो होता है एस्टिक अम्ल से अधिक तेज होता है, बिल्कुल सही बात है। और फार्मिक अम्ल जो होता है एक ऑर्गेनिक अम्ल होता है। ऑर्गेनिक अम्ल मतलब कार्बनिक अम्ल होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो देखिए कार्बन पाया जा रहा है तो ऑर्गेनिक अम्ल है। तो 1 और 2 दोनों सही है लेकिन कारण सही नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? पहला सफल क्लोन किसका बनाया गया था? इस प्रश्न का मतलब ये हुआ। ए ऑप्शन है कुत्ता, बी ऑप्शन है खरगोश, सी ऑप्शन है गिबन और डी ऑप्शन है भेड़। ये बहुत पहले की बात है। इसमें सबसे पहला क्लोन जो बना था वो भेड़ का बना था और उस क्लोन का नाम था डाली। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 नंबर देखते हैं परख नली शिशु के मामले में। ए ऑप्शन निषेचन परख नली के अंदर होता है। बी ऑप्शन शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है। सी ऑप्शन निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। और डी ऑप्शन है अनिषेचित अंड का परख नली के अंदर परिवर्धन होता है। तो अगर टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें, जो निषेचन होता है ये टेस्ट माता के पेट से बाहर परख नली में होता है और इसको प्लांट कर दिया जाता है माँ के गर्भ में। तो इसका जो सही होगा वो निषेचन माता के शरीर के बाहर होगा, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर देखते हैं बोल गार्ड फर्स्ट और बोल गार्ड सेकेंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ए ऑप्शन है फसली पादपों का क्लोनी प्रवर्धन। बी ऑप्शन है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। सी ऑप्शन है पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन और डी ऑप्शन है जैव उर्वरकों का उत्पादन। तो 129 नंबर का उत्तर अगर हम देखें तो बोल गार्ड फर्स्ट और बोल गार्ड सेकंड प्रौद्योगिकियों का उपयोग आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों के विकास को के संदर्भ में किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 नंबर है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, जो पथरी होती है पित्ताशय वाली, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ए वसा का, बी प्रोटीन का, सी कार्बोहाइड्रेट का और डी न्यूक्लिक अम्ल का। तो जो पत्थर होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का। और ये जो हमारे शरीर में पाचन को रोकता है, नुकसान करता है, वो है वसा का पाचन, ये रोक देता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर। 131 नंबर देखते हैं
एक बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बीज के अंकुरण के लिए क्या जरूरी होता है? पहला है ए ऑप्शन मिट्टी, पानी और ऑक्सीजन। बी ऑप्शन है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। सी ऑप्शन है उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन है तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। अगर हम बीजों के अंकुरण के लिए देखें तो इसमें मिट्टी दिया हुआ है। तो आप देखिए धान को जो बेरन डालना होता है उसको इकट्ठा करते हैं तो उसको मिट्टी में नहीं रखते, तो देखिए उसमें अंकुरण आ जाता है। तो मतलब मिट्टी की बहुत ज़रूरत है नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, पानी चाहिए, हाँ पानी चाहिए, देखिए हम लोग ऊपर से डालते रहते हैं। उचित तापमान चाहिए, उसको ढक दिया जाता है ताकि उसमें टेम्परेचर बन जाए। और ऑक्सीजन चाहिए, ये सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। उचित तापमान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं होता। तापमान आवश्यक होता है, ऑक्सीजन आवश्यकता होता है, लेकिन प्रकाश आवश्यक नहीं होता। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी बीज के अंकुरण के लिए पानी चाहिए, उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए होता है। 132 नंबर देखते हैं। गौरव ग्लाइड बम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका हाल ही में परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। दूसरा है इसकी मारक क्षमता 200 से 300 किलोमीटर बताई जा रही है। कूट है कि ए ऑप्शन केवल एक सही, बी ऑप्शन केवल 2 सही, सी ऑप्शन दोनों सही और डी ऑप्शन दोनों गलत। तो जो ये हमारा गौरव ग्लाइडेड बम है, गौरव ग्लाइडेड बम है, ये इसका परीक्षण सुखोई MKI लड़ाकू विमान से किया गया, ये सही है। इसकी मारक क्षमता जो है 200 से 300 किलोमीटर नहीं है, इसलिए हमारा कथन ए सही हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो गौरव ग्लाइडेड बम है इसकी मारक क्षमता 200 से 300 ना होके 100 किलोमीटर है। 133 नंबर देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा हिंदू फोबिया बिल निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य द्वारा लाया गया? ए ऑप्शन है कैलिफोर्निया, बी ऑप्शन है टेक्सास, सी ऑप्शन है जॉर्जिया और डी ऑप्शन है फ्लोरिडा। तो हिंदू फोबिया बिल जो है जॉर्जिया द्वारा लाया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 134 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों और उनके सहयोगी देशों की सूची में कौन सही सम्मिलित है? ए है, पहला है डेजर्ट नाइट, भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात। बी है अग्नि वॉरियर, भारत मलेशिया। सी है हरिमाऊ शक्ति, भारत सिंगापुर। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो अगर हम इसके उत्तर को देखें तो जो डेजर्ट नाइट है ये सही है। तो अग्नि वॉरियर को देखें तो ये भारत सिंगापुर के बीच हुआ है, हरिमाऊ शक्ति जो है भारत मलेशिया के बीच हुआ है। तो इस तरीके से दूसरा और तीसरा गलत हो गया, केवल एक सही, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 135 नंबर है। युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक संस्कृत स्थल के रूप में स्थापित करने हेतु भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। इसका उत्तर अगर हम देखें तो इसमें फ्रांस के साथ भारत ने युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए फ्रांस से साझेदारी किया है। 136 नंबर है। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी? ए ऑप्शन है बछेंद्री पाल, बी ऑप्शन है संतोष यादव, सी ऑप्शन है काम्या कार्तिकेयन और डी ऑप्शन है अरुणा सिन्हा। तो ये इसमें काम्या कार्तिकेयन है, इन्होंने सबसे पहले सबसे कम उम्र में 7 चोटियों पे चढ़ाई की है। अगला है 137 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट IDR किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है एशियाई बैंक और ऑप्शन डी है 137 नंबर। तीनों ऑप्शन हुआ, एक ऑप्शन कट गया भाई। तो 137 नंबर का आंसर अगर हम देखें तो ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर पे। तो
सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस टूर्नामेंट का आयोजन हैदराबाद में किया गया। दूसरा है महिला एकल खिताब पीवी सिंधु ने चीन के वू लुओ यू को हराकर जीता। तीसरा है पुरुष एकल खिताब लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जेसन तेह को हराकर जीता। तो कूट है, ए ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3 सही, सी ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 सभी सही। तो हम इसको देखें तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट हैदराबाद में नहीं हुआ है। महिला एकल खिताब पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओ यू को हराकर जीता, सही है। पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जेसन तेह को हराकर जीता, तो ये भी सही है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये हुआ था लखनऊ में सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट। 139 नंबर देखते हैं। भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी बेस के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए। तो पहला है भारत 2026 में महाराष्ट्र में अपना पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा प्रारंभ करने जा रहा है। दूसरा कथन है कारण है इस बेस का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना है। कूट है, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है। तो 139 नंबर को देखें तो इसमें पहला गलत है, ये महाराष्ट्र में स्थापित नहीं होने जा रहा है। दूसरा सही है, ये दोनों की रक्षा करेगा। ए गलत और आर सही हो जाएगा। INS वर्षा जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित होगा, ये महाराष्ट्र में नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, 2 सही। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्पंज पिग बुचेरिंग घोटाला किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है खाद्य अपमिश्रण, बी ऑप्शन है मांस उद्योग का अवैध कारोबार, सी ऑप्शन है साइबर फ्रॉड और डी ऑप्शन है नकली दवाइयों का काला बाजार। तो इस समय आप लोग ज़्यादातर देख रहे हैं सभी साइबर अपराध हो रहे हैं, तो ये जो स्पंज या पिग बुचेरिंग घोटाला जो है ये साइबर फ्रॉड से संबंधित है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 141 नंबर। उत्तर प्रदेश में टीबी मुक्त प्रदेश अभियान के तहत निश्चय समित्र किसे बनाया गया है? ए ऑप्शन है केवल मेडिकल छात्रों को, बी ऑप्शन है रिटायर्ड IAS IPS कुलपति और शिक्षाविदों को, सी ऑप्शन है पंचायत प्रतिनिधियों को और डी ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। तो टीबी मुक्त प्रदेश अभियान जो चलाया गया है उसमें संचय समित्र चलाया गया है, जिसके तहत रिटायर्ड IAS और IPS कुलपति और शिक्षाविदों को इसमें संचय समित्र बनाया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 142 नंबर है। ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह विधेयक ई स्पोर्ट प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल और ऑनलाइन सोशल गेम को प्रतिबंधित करता है। दूसरा कथन है यह प्रतिबंध अनुच्छेद 149(1) के तहत कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है जो किसी भी व्यवसाय या पेशे को की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 142 नंबर में अगर हम देखें तो यह विधेयक ई स्पोर्ट प्रतिस्पर्धी डिजिटल खेल और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रतिबंधित करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। केवल मनी गेम्स जो होते हैं जिसमें पैसे लगते हैं, पैसे द्वारा खरीदे खेले जाते हैं, वो उस पर प्रतिबंध लगा है, ना कि सभी पे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और दूसरा है यह प्रतिबंध अनुच्छेद 19(1) के तहत कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है जो किसी भी व्यवसाय या पेशे को करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। इस तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। उपर्युक्त में से कौन सही है? केवल ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन दोनों सही और डी ऑप्शन दोनों गलत। हमने देखा पहला गलत था, दूसरा सही था, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहन क्षमता
का सर्वे मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है गोवा और डी ऑप्शन है मेघालय। तो पर्यटन वाहन क्षमता जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो उत्तराखंड में होते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 143 नंबर में। 44 नंबर देखते हैं। 144 नंबर, पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को निष्प्रभावी करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की? ऑपरेशन ए है ऑपरेशन सिंदूर, बी है ऑपरेशन महादेव, सी है ऑपरेशन ऑल आउट 2.0 और ऑपरेशन डी है ऑपरेशन त्रिनेत्र। तो आतंकियों ने जो उनको निष्प्रभावी करने के लिए सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन महादेव। 145 नंबर देखते हैं। नोरो वायरस किससे संबंधित रोग है? ए त्वचा संक्रमण, बी पेट का फ्लू और डायरिया, सी मस्तिष्क में संक्रमण, डी श्वसन रोग। तो नोरो वायरस जो है ये पेट का फ्लू और डायरिया है, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? ए ऑप्शन है फैजाबाद अयोध्या से, बी ऑप्शन है बस्ती से, सी ऑप्शन है आजमगढ़ से और डी ऑप्शन है मऊ से। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें बस्ती सही हो जाएगा, बस्ती से भी बिल्कुल नहीं भी गुजरता। 149 नंबर है। मिर्ज़ापुर निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक विख्यात है? मिर्ज़ापुर की बात हो रही है। ए ऑप्शन है कजरी, बी ऑप्शन है चरकुला नृत्य, सी ऑप्शन है पंवारा और डी ऑप्शन है नकटा। तो हम लोग जानते हैं जो कजरी की उत्पत्ति हुई है वो मिर्ज़ापुर से ही हुई है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कजरी। 148 नंबर, यदि शोधकर्ता टेराकोटा शिल्प पर फील्ड स्टडी करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ओडीओपी जिला उसे चुनना हो चाहिए? ए ऑप्शन है गोरखपुर, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है कन्नौज और डी ऑप्शन है जालौन। तो टेराकोटा वो होता है जो मिट्टी के पके हुए बर्तन होते हैं, उन्हें टेराकोटा कहा जाता है और इसके अध्ययन के लिए उन्हें गोरखपुर जाना होगा, गोरखपुर जिले को चुनना होगा। 149 नंबर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए है एआई गणना गति पर आधारित है, क्वांटम संभावना पर। बी ऑप्शन है एआई केवल डाटा पर आधारित है, क्वांटम केवल ऊर्जा पर। सी ऑप्शन है एआई हमेशा त्रुटिहीन है, क्वांटम नहीं। डी ऑप्शन है दोनों समान है। अगर हम इसको देखें तो एआई जो होती है ये गणना गति पर आधारित होती है और क्वांटम जो होती है क्वांटम कंप्यूटर इस संभावना पर आधारित होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 150 अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? ऑप्शन ए है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बी है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सी है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और डी है 4 है 1 2 3 और 4 है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 और 4। तो अगर हम इसका उत्तर देखें नागरहोल जो है ये कावेरी बेसिन में है और सत्यमंगलम जो है ये भी कावेरी बेसिन में है और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कावेरी बेसिन में है। पापीकोंडा जो है तमिलनाडु में है, तो ये ना कावेरी बेसिन में नहीं है। तो हमारा दूसरा ना हो के सब हो जाएंगे 1 2 1 3 और 4 सही हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से शाम को हमने इसका 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन डाला था और जो बचे थे उसको अभी आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो ये 150 क्वेश्चन हमारे हो गए। घटना चक्र का ये प्रैक्टिस सेट है। तो अगले में मिलते हैं।